हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं केशवदेव शर्मा आपके लिए राजस्थान जी के पढ़ाऊँगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण। आज का टॉपिक कौन सा है हमारा? राजस्थान का एकीकरण। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी चीज़ को एक करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब उसके टुकड़े हों। जब उसके क्या हों? टुकड़े हों। उसके क्या हों? टुकड़े। अब टुकड़ों की अगर मैं बात करता हूं तो वो टुकड़े कहलाते हैं इकाई। टुकड़े क्या कहलाते हैं? इकाई कहलाते हैं। बात तब की है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होने के बाद हमारे देश के दो भाग हुए। एक कहलाया पाकिस्तान और दूसरा बना भारत। हमारे यहाँ के जो सीनियर नेता लोग थे वो चाहते थे कि सारी जो देसी रियासतें हैं अधिकांशतः कम से कम एक बार भारत में आएं, और भारत में आने के बाद वो भले ही उधर चली जाएं या कहीं भी जाएं, ये उनका बाद में निर्णय हो जाएगा, लेकिन उनका हर संभव प्रयास ये था कि अधिक से अधिक जो रियासतें हैं वो कहाँ पर आएँ? हमारे भारत में आएँ। ये भारत संघ बना। ये क्या था? भारत संघ। हमारे राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा राजस्थान इस जगह पर आता है। ये है राजस्थान। इस भारत संघ में विलय पत्र पर सबसे पहले राजस्थान की जिन इकाइयों में से जिस इकाई ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए वो थी बीकानेर। वो कौन थी? बीकानेर। बीकानेर ने 7 अगस्त 1947 को भारत संघ में विलय होने के लिए अपनी सहमति दे दी। कब दे दी? 7 अगस्त 1947। और अगर आपसे पूछा जाए कि देसी रियासतों में से सबसे अंतिम रियासत जिसने विलय पत्र पर या विलय होने पर सहमति दी वो थी धौलपुर। वो कौन सी थी? धौलपुर। धौलपुर ने दी 14 अगस्त 1947। कब दी? 14 अगस्त 1947। ये कह सकते हैं, देखो, बीकानेर ने सबसे पहले दी और सबसे लास्ट में किसने दी? धौलपुर ने। तो धौलपुर और बीकानेर में कैसा आंकड़ा बन गया? 36 का। इन दोनों में कैसा आंकड़ा बना? 36 का आंकड़ा बना। एक ने सबसे पहले सहमति दे दी और दूसरे ने सबसे बाद में सहमति दी। ये जो 36 के आंकड़े वाली बात है ये आपको प्रजामंडल में काम आती है। ये कहाँ पर काम आती है? प्रजामंडल में। यानी कि बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल ये कब बने? 1936 में। ये कब बने? 1936 में। यानी कि बीकानेर और धौलपुर, इन दोनों का आंकड़ा कैसा है? 36 का आंकड़ा है। इनका आंकड़ा कैसा है? 36 का आंकड़ा है। हमारे यहाँ एक योजना आई। योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। और इस योजना के आधार पर हमारे यहाँ हमारे देश को स्वतंत्र किया गया और हमसे कहा गया, विभाजन के तहत रियासतों को कहा गया जो रियासत जहाँ चाहे वहाँ जुड़ सकती है। कोई भी रियासत जहाँ चाहे वहाँ जुड़ सकती है। लेकिन भारत के अधिकांश नेता क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जितनी भी रियासतें हैं वो अधिकांश रियासतें कौन से संघ में शामिल हों? भारत संघ में शामिल हों। भारत संघ कहाँ पर है?
ये रहा, ये है हमारा भारत संघ। इस भारत संघ में शामिल हों ऐसा चाहते थे हमारे कौन, नेता। लेकिन इसमें जुड़ने के लिए सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, बीकानेर ने। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, बीकानेर ने। और उसके बाद अगर बात करें सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किसने किए, धौलपुर ने। सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किसने किए, धौलपुर ने। इसके बाद अगर हम बात करें, हम एकीकरण कहाँ का पढ़ रहे हैं, राजस्थान का। तो राजस्थान की जो बिखरी हुई इकाइयां हैं उन इकाइयों की बात करेंगे। राजस्थान में जो बिखरी हुई इकाइयां थीं वो थीं तीन तरह की। कितने तरह की थीं, 3 प्रकार की। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में इकाइयों की कुल संख्या, राजस्थान में एकीकरण के समय इकाइयों की कुल संख्या, अगर कुल संख्या पूछी जाती है तो देखो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नरी प्रांत, टोटल कितने हो गए, 23। टोटल कितने हो गए, 23। अगर आपसे पूछा जाए कि एकीकरण के समय राजस्थान में इकाइयों की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल संख्या के लिए आपको आंसर देना है 23। कुल संख्या के लिए आंसर क्या देना है, 23 आंसर देना है। कितना है, 23। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में एकीकरण के समय इकाइयां कितने प्रकार की थीं, तो 3 प्रकार की। कितने प्रकार की थीं, 3 प्रकार की इकाइयां थीं। उन 3 प्रकार की इकाइयों में पहली कौन सी, रियासतें। पहली इकाई कौन सी, रियासतें। दूसरी इकाई कौन सी, ठिकाने। दूसरी इकाई कौन सी थी, ठिकाने। और तीसरी जो इकाई थी वो थी केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि चीफ कमिश्नरी प्रांत। चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो देखिए अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर रियासतें कितनी थीं। एकीकरण के समय रियासतों की संख्या थी 19। रियासतों की संख्या कितनी थी, 19। अगर आपसे पूछा जाए ठिकाने, तो ठिकानों की संख्या एकीकरण के समय पर थी 3। कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने। और अगर पूछा जाए चीफ कमिश्नरी प्रांत 1। तो राजस्थान में एकीकरण के समय कुल इकाइयां कितनी थीं, 23। इकाइयों के प्रकार कितने थे, 3। अगर पूछा जाए कि एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी, 19। अगर पूछा जाए ठिकानों की संख्या कितनी थी, 3। और अगर पूछा जाए कि चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने थे, 1। अब देखो, अब बात आती है ठिकाने। हमें याद करना है कि हमारे राजस्थान में जो ठिकाने थे वो 3 कौन कौन से ठिकाने थे, हमें इनको याद करना है। और देखो, याद करना बहुत ईजी है। आप क्या कर सकते हो, नकल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, नकल तो कर सकते हो ना। ठिकानों की हमने क्या कर ली, नकल कर ली। ठिकानों की क्या कर ली हमने, नकल कर ली। देखो, न से क्या बनता है, नीम राणा। न से क्या बनता है, नीम राणा। नीम राणा है हमारा अलवर में। का से बनता है कुशलगढ़। का से क्या बनता है, कुशलगढ़। यह है हमारा बांसवाड़ा में। और ला से बनता है लावा। लावा है हमारा टोंक में। लावा कहाँ पर है, टोंक में है। कुशलगढ़ कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा। और नीमराणा कहाँ पर है, अलवर। नीमराणा कहाँ पर है, अलवर में है। ये 3 क्या थे, हमारे यहाँ ठिकाने थे। और तीनों ठिकानों की हमने क्या कर ली, नकल कर ली। और नकल में ना से क्या बना, नीमराणा। का से क्या बना, कुशलगढ़। ला से क्या बना, लावा। नीमराणा कहाँ पर, अलवर।
कुशलगढ़ कहाँ पर, बांसवाड़ा। लावा कहाँ पर, टोंक। लावा में एक बात यह है, जिस समय एकीकरण हुआ था, वर्तमान में लावा आता है टोंक में। वर्तमान में लावा कहाँ पर आता है, टोंक में आता है। लेकिन पहले ये जो लावा ठिकाना है ये जयपुर के अंतर्गत आता था। ये किसके अंतर्गत आता था, जयपुर। लेकिन अगर अब आपके लिए ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में लावा कहाँ पर है, टोंक में। लावा कहाँ पर है, टोंक में है। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई कि नहीं आई। हमें इन सभी को क्या करना था, एक करना था। और एक करना ही क्या कहलाया, एकीकरण कहलाया। अब बात आती है चीफ कमिश्नरी प्रांत की, कि हमारे यहाँ पर चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन सा था। चीफ कमिश्नरी प्रांत केवल एक था, जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। देखो बाड़ा क्या होता है ये समझिए आप। बाड़ा क्या होता है, बाड़ा होता है स्थान। वाड़ा क्या होता है, स्थान। और मेर जनजाति का नाम है। मेर किसका नाम है, जनजाति का नाम है। अजमेर जगह का नाम है। अजमेर का वह वाला वाड़ा जहां मेर जनजाति निवास करती है। जहां कौन सी जनजाति निवास करती है, मेर जनजाति निवास करती है। वो स्थान क्या कहलाया, मेरवाड़ा। वो क्या कहलाया, मेरवाड़ा। मेर जनजाति का जो आंदोलन भी हुआ था वो आप जनजाति आंदोलन टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। मेरवाड़ा क्षेत्र कहाँ पर है, अजमेर में है। और अजमेर का कौन सा वाला वाड़ा, वो वह वाड़ा जहाँ पर मेर जनजाति निवास करती थी, वो क्या कहलाया, मेरवाड़ा कहलाया। क्या कहलाया, मेरवाड़ा कहलाया। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई कि नहीं आई, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ले लिया, ले लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है एकीकरण। बात किसकी करते हैं हम, एकीकरण की बात करते हैं। एकीकरण, एक बात आप सोचिए कि क्या भारत सरकार से पहले कभी किसी ने इसका एकीकरण नहीं किया, किया होगा, प्रयास तो किए होंगे। क्योंकि जो देसी राजा थे वो सभी राजा चाहते थे कि उनका ही वर्चस्व रहे, उनका ही आधिपत्य रहे। इसीलिए उन्होंने भी क्या किए, प्रयास किए। और उन्होंने प्रयास किए तो उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रयास जो हम पढ़ते हैं वो आता है राजपूताना यूनियन का, जो कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने किया 25-26 जून 1946। कब किया, पहला प्रयास किसने किया, मेवाड़ महाराणा। उस समय कौन थे, भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह। और भूपाल सिंह का जो प्रयास रहा वो कौन सा रहा, इन्होंने जो प्रयास किया वो किया राजपूताना यूनियन। किसके रूप में किया, राजपूताना यूनियन। इन्होंने एक यूनियन बनाई जिसका नाम क्या रखा, राजपूताना यूनियन। और उस यूनियन को बनाने का जो समय था वो था 25-26 जून 1946। कब था, 25-26 जून 1946। लेकिन ये यूनियन सफल नहीं हुई। ये यूनियन क्या नहीं हुई, सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारे राजस्थान का जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में सबसे पहले आता है सभी का स्वाभिमान, ईगो। सभी की क्या आती है, ईगो आती है कि मैं बड़ा हूं। कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं। कोई भी राजा किसी भी दूसरे राजा के सामने झुकना पसंद नहीं करता था। और इसीलिए ये यूनियन क्या हो गई, फेल हो गई। ये यूनियन क्या हो गई, फेल हो गई। और ये यूनियन सफल नहीं हुई। अब जब ये यूनियन सफल नहीं हुई तो आगे फिर क्या किया जाए। आगे यहां से जैसे ही आगे बढ़े
तो आगे बढ़ करके दिनांक थी 18 अप्रैल 1947। डेट कौन सी थी? 18 अप्रैल 1947। और इस 18 अप्रैल 1947 को नाम आता है, हमारे यहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट आता है कब? 18 अप्रैल 1947 को। और ये स्टेटमेंट एकीकरण में प्रबल गति दे देता है। कैसे? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि देशी राज्य जो हैं, एक सम्मेलन हुआ था देशी राज्य प्रजा परिषद का। सम्मेलन किसका था? देशी राज्य प्रजा परिषद, इसका सम्मेलन हुआ। और इसके सम्मेलन में हमारे जो नेहरू जी थे वो बोलते हैं कि जितनी भी रियासतें हैं उनमें वो रियासतें जो हमसे संधि नहीं करेंगी या हमारे में ऐड नहीं होंगी या भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी, यानी कि जो नहीं करेगा वो कैसा रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। वो रियासत कैसी रहेगी? स्वतंत्र रहेगी। तो इनका स्टेटमेंट आया, स्वतंत्र रियासतें हमारी दुश्मन मानी जाएंगी। स्वतंत्र रियासतें हमारी क्या मानी जाएंगी? दुश्मन मानी जाएंगी। अब भाई साहब ये बात आ गई, तब ज़्यादा दिक्कत हुई। अब दिक्कत क्या हुई? जो देशी रियासतें थीं, जो एक होना नहीं चाह रही थीं, जो बाहर जाना चाह रही थीं, उनके मन में एक संशय की स्थिति आ गई कि अगर हम यहाँ रहते हैं और इनके बीच में रहते हैं और दूसरे देश में जाते हैं तो हम इनके कौन रहेंगे? दुश्मन रहेंगे। फिर जब हमारा और इनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठेगा तो समस्या आएगी। और इस सब चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक विभाग बनाया। विभाग का नाम था रियासती विभाग। विभाग कौन सा बना दिया? रियासती विभाग। विभाग कौन सा बना दिया? रियासती विभाग बनाया। और रियासती जो विभाग था, इस विभाग में रियासती विभाग को बनाया गया 5 जुलाई 1947। कब बनाया? 5 जुलाई 1947। और 5 जुलाई 1947 को विभाग बनाते हुए इसका अध्यक्ष नियुक्त किया सरदार पटेल को। इसका अध्यक्ष किसे बना दिया? अध्यक्ष किसे बना दिया? तत्कालीन गृह मंत्री थे भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय के कौन थे ये? गृह मंत्री थे। और इनका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके लिए एक सचिव भी नियुक्त किया। एक कौन बनाया इनके लिए? सचिव। और उस सचिव का नाम था बीपी मेनन। इनके सचिव का नाम क्या था? बीपी मेनन। और इसीलिए इनको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने एकीकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, इसीलिए इनको कहा जाता है, मतलब इनको श्रेय जाता है किसका? एकीकरण का। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के एकीकरण का श्रेय किसके लिए जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पूछा जाए राजस्थान के एकीकरण का श्रेय भी किसके लिए जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो इसका भी आंसर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत का बिस्मार्क कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, रियासती विभाग बनाया, ये इनका तीसरा प्रयास था। रियासती विभाग बनाने के बाद रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे बना दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। रियासती विभाग बनाया कब गया, 5 जुलाई 1947। कब बनाया गया, 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष कौन बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव कौन बने, बीपी मेनन। सचिव कौन बने, बीपी मेनन। अब यहां से फिर आगे बात आती है कि रियासती विभाग का कार्य क्या था। रियासती विभाग का कार्य क्या था, तो रियासती विभाग ने इसमें रखी थी शर्तें। रियासती विभाग ने यहां पर क्या रखी, शर्तें। और रियासती विभाग की शर्तें किसके लिए थीं, रियासती विभाग की शर्तें इसलिए थीं कि जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती हैं उनके लिए टर्म एंड कंडीशंस आई। उनके लिए क्या आई, टर्म एंड कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या आई, 10 लाख कम से कम क्या होनी चाहिए, जनसंख्या। जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 लाख। और दूसरी शर्त क्या थी कि उसकी वार्षिक आय, जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है उसकी वार्षिक आय सालाना 1 करोड़ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़। कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़। और वहां की जो जनसंख्या है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। ये क्या रख दी इन्होंने, शर्त रख दी कि इन टर्म एंड कंडीशंस का अगर कोई पालन कर रही है तो वो रियासत क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। अदरवाइज इनके अलावा कोई भी रियासत इन शर्तों का पालन नहीं कर रही है तो वो स्वतंत्र नहीं रह सकती। ये बात किसमें थी, इन शर्तों में थी। और ये शर्तें किसने रखी, रियासती विभाग ने। कौन से विभाग ने रखी, रियासती विभाग ने। और रियासती विभाग के तहत अब इन शर्तों के बाद अगर मैं बात करूं, देखो वापस चलते हैं एक बार। यहां पर हमारे यहां रियासतों की संख्या कितनी थी, 19। हमारे यहां रियासतों की संख्या कितनी थी, 19। इन 19 रियासतों में अब हमें यह देखना है कि यहां इन शर्तों का पालन करने वाली रियासतें कितनी थीं। मतलब राजस्थान की 19 रियासतों में से ऐसी कितनी रियासतें थीं जो स्वतंत्र रहने की टर्म एंड कंडीशंस का पालन करती थीं, वो थीं 4। वो कितनी थीं, 4। स्वतंत्र रहने योग्य रियासतें कितनी थीं, स्वतंत्र रहने योग्य राजस्थान की रियासत कितनी थी, 4। कितनी रियासतें थीं, 4 थीं। कितनी रियासतें थीं, 4। अब बात आती है कि वो 4 थी कौन सी, वो 4 थी कौन सी। पहली थी जयपुर, दूसरी थी जोधपुर, तीसरी थी बीकानेर और चौथी थी उदयपुर। पहली कौन सी, जयपुर। पहली कौन सी, जयपुर। दूसरी कौन सी, दूसरी कौन सी बताइए, एक बार रिपीट कीजिए, जोधपुर। दूसरी कौन सी, जोधपुर। तीसरी कौन सी थी, रिपीट कीजिए जो मैंने अभी बोला था, बीकानेर। तीसरी कौन सी थी, बीकानेर। तीसरी रियासत कौन सी, बीकानेर। और लास्ट रियासत कौन सी थी, उदयपुर। कौन सी थी दोस्तों, उदयपुर। कौन सी थी, उदयपुर। कितनी रियासतें थीं जो स्वतंत्र रहने की टर्म एंड कंडीशंस यानी कि शर्तों का पालन करती थीं। कितनी रियासतें थीं, 4। और उन 4 रियासतों में पहली थी जयपुर, दूसरी थी जोधपुर, तीसरी थी बीकानेर, चौथी थी उदयपुर।
आपकी समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? एक बार मैं वापस चलता हूँ, एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण, हमने शुरू किया। एकीकरण की जब हम बात करते हैं तो एकीकरण में सबसे पहले क्या होता है, एक किसे किया जाता है, जिसके टुकड़े हों। और टुकड़े किसके थे, हम एक किसको कर रहे हैं, राजस्थान को। इसका मतलब राजस्थान के क्या होंगे, टुकड़े होंगे। पहले क्या थे, राजस्थान के टुकड़े थे। अब उन टुकड़ों को कह दिया मैंने इकाइयां, उनको क्या कह दिया, इकाइयां। तो राजस्थान में कितने प्रकार की इकाइयां थीं, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की इकाइयां थीं, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की इकाइयां, 3 प्रकार की इकाइयां। पहली रियासतें, पहली रियासतें, देखो ये रही इकाइयां कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहली रियासतें, रियासतें कितनी थीं, 19। दूसरी ठिकाने, ठिकाने कितने थे, 3। तीसरी चीफ कमिश्नरी प्रांत, ये कितने थे, 1। ये कितने थे, 1। रियासतों में और ठिकानों में अंतर क्या था, रियासतें और ठिकाने, रियासतों को कहा जाता था सैल्यूट स्टेट, इनको क्या कहा जाता था, सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट का मतलब है इनके लिए तोपों से सलामी दी जाती थी, इनके लिए क्या दी जाती थी, सलामी दी जाती थी। और ठिकाने कौन होते थे, नॉन सैल्यूट स्टेट, यानी कि इनके लिए तोपों से सलामी नहीं दी जाती थी। तो इनके लिए तोपों से सलामी नहीं दी जाती थी। तो नॉन सैल्यूट स्टेट कौन है, ठिकाने। और ठिकाने कितने हैं, 3। कितने ठिकाने थे, 3। और अगर पूछा जाए चीफ कमिश्नरी प्रांत क्या होता है, तो ये सीधा जैसे आज के समय पर केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे ही यहाँ के किसी राजा के आधिपत्य में नहीं होता, वो सीधे डायरेक्ट केंद्र सरकार के आधिपत्य में होता है, वो क्या कहलाता है, केंद्र शासित प्रदेश। और उस समय क्या था, चीफ कमिश्नरी प्रांत। केंद्र शासित प्रदेश जो था उसका नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा, उसका नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा। अगर मैं बात करूं ठिकानों की, तो ठिकाने जो 3 थे उनको याद करने का तरीका हमने क्या कर ली, नकल। क्या कर ली, नकल कर ली। ना से क्या बना, नीमराणा, ना से क्या बना, नीमराणा। नीमराणा कहाँ पर, अलवर। का से क्या बना, कुशलगढ़। का से क्या बना, कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पर, बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ कहाँ पर, बांसवाड़ा में। ला से क्या बना, लावा। ला से क्या बना, लावा। और लावा कहाँ पर है, टोंक में। लावा कहाँ पर, टोंक में। आगे हमने पढ़ा एकीकरण के जो प्रयास किए गए। एकीकरण के प्रयास करने के लिए सबसे पहला जो प्रयास किया वो किया महाराणा भूपाल सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने, उन्होंने क्या बनाने की कोशिश की, राजपूताना यूनियन। उन्होंने क्या बनाने की कोशिश की, राजपूताना यूनियन बनाने की कोशिश की। उन्होंने 25-26 जून 1946 को यह प्रयास किया, लेकिन यह कैसी रही, असफल रही। ये कैसी रही, असफल रही। और असफल क्यों रही, क्योंकि राजस्थान का कोई भी राजा एक दूसरे के सामने झुकना मंजूर नहीं करता था। सभी एक दूसरे को ऐसे मानते थे कि ये मुझसे नीचा है और ये मुझसे नीचा है। तो सभी की जो ईगो थी, इसीलिए राजपूताना यूनियन कैसी रही, असफल रही। राजपूताना यूनियन कैसी रही, असफल रही। इसके बाद और तेज गति कहां से आई, देसी राज्य प्रजा परिषद का सम्मेलन हुआ। और उस सम्मेलन में, देसी राज्य प्रजा परिषद के सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट आया 18 अप्रैल 1947। कब आया, 18 अप्रैल 1947 को स्टेटमेंट आया। और स्टेटमेंट क्या आया, उन्होंने कहा कि जो रियासतें हम में शामिल नहीं होंगी, यानी कि भारत संघ में शामिल नहीं होंगी, अर्थात स्वतंत्र रहेंगी, तो स्वतंत्र रहने वाली सभी रियासतें हमारी क्या समझी जाएंगी, दुश्मन समझी जाएंगी। वो क्या समझी जाएंगी, दुश्मन समझी जाएंगी। ये स्टेटमेंट किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस स्टेटमेंट के बाद सरकार ने अपना प्रयास किया और सरकार ने कौन सा विभाग बना दिया, रियासती विभाग बना दिया। कौन सा विभाग बना दिया, रियासती विभाग बना दिया। और रियासती विभाग बना 5 जुलाई 1947। कब बना, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बना, जिसके अध्यक्ष कौन बने, सरदार पटेल। मैं जो पूछता जा रहा हूं आप बताते चलिए, रिपीट करते चलो।
सरदार पटेल। अध्यक्ष कौन बने? सरदार पटेल। सचिव कौन बने? बीपी मेनन। इसके सचिव कौन बने? बीपी मेनन। और भारत के ऑब्लिक राजस्थान, यानी राजस्थान के ही नहीं अपितु भारत के एकीकरण का श्रेय किसके लिए जाता है? सरदार पटेल के लिए जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। अब बात आती है कि रियासती विभाग ने काम क्या किया था? रियासती विभाग ने शर्तें तैयार की। रियासती विभाग ने क्या तैयार की? शर्तें तैयार की। और उन शर्तों में पहली शर्त थी जनसंख्या। पहली शर्त क्या थी? जनसंख्या, कि जो रियासत 10 लाख रखती है। और दूसरी शर्त वार्षिक आय। जिस रियासत की वार्षिक सालाना आय 1 करोड़ रुपए है, वार्षिक आय 1 करोड़ है, तो इन दोनों शर्तों का पालन करने वाली रियासत कैसी रह सकती है? स्वतंत्र रह सकती है। और स्वतंत्र रहने की श्रेणी में आने वाली हमारी रियासतें कितनी थीं? 4 थीं। कितनी थीं? 4। पहली थी जयपुर। पहली कौन सी थी? जयपुर। दूसरी कौन सी थी? जोधपुर। तीसरी कौन सी थी? बीकानेर। और चौथी कौन सी थी? उदयपुर। ये 4 रियासतें क्या रह सकती थीं? स्वतंत्र रह सकती थीं। और इन 4 रियासतों को स्वतंत्र रहने से रोकने वाले नहीं थे, लेकिन इनका भी क्या कर दिया गया? यहां पर एकीकरण किया गया। वो किस प्रकार हुआ वो पढ़ेंगे आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो, इसके बाद इस घटनाक्रम में एकीकरण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एकीकरण हमारे यहां पर एकीकरण प्रारंभ हुआ था 18 तारीख से। 18 तारीख से। 18 तारीख थी मार्च की। वो कौन सी थी? मार्च। लेकिन 18 मार्च से पहले यहां पर एक घटनाक्रम हुआ। और हमारे देश में जो घटनाक्रम हुआ वो हुआ महात्मा गांधी हत्याकांड। महात्मा गांधी हत्याकांड। महात्मा गांधी का जो हत्याकांड हुआ वो हुआ 30 जनवरी 1948। वो कब हुआ? 30 जनवरी 1948। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या किसने की? आप सभी को पता होगा। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला था नाथूराम गोडसे। वो कौन था? नाथूराम गोडसे। अब आप सोचेंगे इसका राजस्थान से क्या संबंध है? नाथूराम गोडसे के जो संबंध थे वो थे भास्कर नारायण खरे से। नाथूराम गोडसे के संपर्क किससे थे? B.N. खरे। इसके संबंध किससे थे? B.N. खरे, भास्कर नारायण खरे। और भास्कर नारायण खरे कौन था? यह था अलवर का दीवान। इसका पद क्या था? यह था अलवर का दीवान। दीवान का मतलब है अलवर के जो महाराजा थे उन महाराज साहब के यहाँ पर ये दीवान के पद पर लगे हुए थे। उन महाराज साहब के यहाँ किस पद पर लगे हुए थे? दीवान के पद पर लगे हुए थे। और तत्कालीन अलवर महाराज थे तेज सिंह। अलवर के महाराज कौन थे उस समय? तेज सिंह। अब एक बात बताओ, आज जिस प्रकार जांचें होती हैं उन जांचों में अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो मर्डर करने वाला कौन है? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे का मित्र कौन था? B.N. खरे। और उस समय ये आया जांच में कि B.N. खरे ने नाथूराम गोडसे के लिए क्या दी थी? शरण दी थी। क्या दी थी? शरण दे दी। अब जब B.N. खरे ने शरण दे दी तो B.N. खरे किसके यहां पर थे? अलवर महाराज के यहां पर। तो पकड़ में कौन आ गए? अलवर महाराज। और अलवर महाराज का नाम क्या था? तेज सिंह नाम था। और इसका परिणाम यह हुआ कि इनको ले जाया गया दिल्ली। इनको कहां पर ले गए? दिल्ली ले गए।
और दिल्ली में ले जाकर इनको कर दिया नज़रबंद। दिल्ली में इनको क्या कर दिया? नज़रबंद कर दिया। अब भाई साहब तेज सिंह जी ने कहा कि मुझे नज़रबंद क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया है? तो इनसे कहा गया कि आपके जो दीवान साहब हैं इन्होंने उसके लिए नाथूराम गोडसे के लिए क्या दिए? शरण दिए, इसलिए आप भी उसके साथ मिले हुए हो, ऐसा हमारी जांच में आया है। इन्होंने कहा भाई साहब मुझे छोड़ दो, तो उन्होंने कहा छोड़ देंगे। इनसे कहा छोड़ देंगे, तो छोड़ने के लिए क्या रख दी? शर्त रख दी। छोड़ने के लिए क्या रख दी? शर्त रख दी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर छोड़ते नहीं तो महात्मा गांधी जी तो वापस आ नहीं रहे थे। तो शर्त रख दी एकीकरण की। शर्त क्या रख दी? एकीकरण। इनसे कहा कि आपको राजस्थान जाना है, अपने यहाँ लौटने के बाद हमारे यहाँ पर एक प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया का नाम होगा एकीकरण। उस एकीकरण की प्रक्रिया की आपको पहल करनी है। उस एकीकरण की प्रक्रिया की क्या करनी है? पहल करनी है। और आप ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ सकते। तो एक तो आपकी खुद की रियासत है अलवर, दूसरी आपकी पड़ोसी रियासत है भरतपुर। दूसरी आपकी पड़ोसी रियासत कौन सी है? भरतपुर। तीसरी आपके पास में ही है करौली। और चौथी है आपकी धौलपुर। आप किसी और को नहीं जोड़ सकते, तो इन चार को तो जोड़ सकते हो। और पांचवा आपके यहां पर एक ठिकाना है, ठिकाने का नाम क्या है? नीमराणा। ठिकाने का नाम क्या है? नीमराणा। नीमराणा कहां पर है? अलवर में, अभी पढ़ा था हमने। तो इन पांचों को जोड़ने के लिए इनसे कह दिया कि आप इन पांचों को जोड़ने की शर्त पर क्या किए जाते हो? रिहा किए जाते हो। इनको क्या कर दिया? रिहा कर दिया। ठीक है, अब ये घटना कहां पर हो गई? वहां। अब मैं एक बार आपको ये समझा देता हूं कि हमारे यहां पर जो 3 इकाइयां थीं उनमें मैंने अभी आपको 2 पढ़ा नहीं, 3 ठिकाने आपके लिए बता दिए और एक चीफ कमिश्नरी प्रांत बता दिया। अब मैं आपके लिए बता देता हूं रियासतें कौन कौन सी थीं। अब मैं आपके लिए बता देता हूं रियासतें कौन कौन सी थीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब मैं दोबारा से एक बार बात करता हूं रियासतें। मैंने हमारे यहां पर रियासतें कितनी बताई थी? 19। देखो रियासतें तो आपके सभी 7 चरणों में भी आ जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि एकीकरण के समय हमारे यहां पर गोहिल रियासतें कितनी थीं? एकीकरण के समय हमारे यहां पर राठौड़ रियासतें कितनी थीं? क्वेश्चन ये भी आ सकता है एकीकरण के समय हमारे यहां पर झाला रियासत कितनी थी? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एकीकरण के समय हमारे यहां पर मुस्लिम रियासतें कितनी थीं? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एकीकरण के समय हमारे यहां पर जाट रियासतें कितनी थीं? तो ये क्वेश्चन क्लियर करने के लिए आपको क्या पढ़नी है? विस्तृत रूप से रियासतें आपको पढ़नी है। रियासतें मैंने आपके लिए कितनी बताई थी? 19। हमारे यहां पर एकीकरण के समय रियासतें कितनी थी? 19 थी। इनको मैंने आपके लिए बताया था, इन्हें क्या कहा जाता था? सलामी प्रदेश, सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट का मतलब मैंने क्या बताया था? सलामी। इनके लिए तोपों की क्या दी जाती थी? सलामी दी जाती थी। लेकिन इनमें भी थी अपवाद, और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऑलमोस्ट पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की 19 रियासतों में से वो रियासतें जिनके लिए सलामी नहीं दी जाती थी, यानी कि वो रियासतें तो थीं, सैल्यूट स्टेट में शामिल भी थीं, लेकिन उनके लिए क्या नहीं दी जाती थी? तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। वो थीं 2, शाहपुरा और किशनगढ़। इनमें अपवाद कौन सी थीं? शाहपुरा और किशनगढ़।
ये दो ऐसी रियासतें थीं जो सैल्यूट स्टेट में शामिल थीं, यानी कि रियासतों में तो शामिल थीं, लेकिन इनके लिए क्या नहीं दी जाती थी, सलामी नहीं दी जाती थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सैल्यूट स्टेट में अपवाद कितनी रियासतें हैं, 2 रियासतें, पहली शाहपुरा और दूसरी किशनगढ़, पहली शाहपुरा और दूसरी किशनगढ़, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो 19 रियासतें थीं इनका हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। इनका क्या करना है, हमें वर्गीकरण करना है कि 19 रियासतों में कौन सी कितनी थीं। तो मैं आपके लिए बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में गुहिल रियासतें कितनी थीं, 5। अगर पूछा जाए कि एकीकरण के समय राजस्थान में गुहिल रियासतें कितनी थीं, 5 रियासतें थीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एकीकरण के समय राजस्थान में राठौड़ रियासतें कितनी थीं, 3। राठौड़ रियासतें कितनी थीं, 3 रियासतें राठौड़ थीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एकीकरण के समय राजस्थान में देवड़ा रियासतें कितनी थीं, तो देवड़ा रियासतें थीं 1। देवड़ा रियासतें कितनी थीं, 1। और अगर आपसे पूछा जाए कि एकीकरण के समय हाड़ा रियासतें कितनी थीं, अगर आपसे पूछा जाए कि एकीकरण के समय हाड़ा राजपूतों की रियासतें कितनी थीं, तो हाड़ाओं की रियासतें थीं 2। हाड़ाओं की रियासतें कितनी थीं, 2 रियासतें किसकी थीं, हाड़ाओं की। और अगर आपसे पूछा जाए कि एकीकरण के समय यादवों की रियासतें कितनी थीं, तो यादवों की रियासतें भी कितनी थीं, 2। यादवों की रियासतें भी कितनी थीं, 2। और अगर आपसे पूछा जाए कि कछवाहा रियासतें कितनी थीं, कछवाहा रियासतें 2। कछवाहा रियासतें भी कितनी, 2। कछवाहा रियासतें कितनी, 2। और अगर आपसे पूछा जाए कि झाला रियासतें कितनी, तो झाला रियासतें कितनी, केवल 1। वो तो आपको पता ही होगा, झालावाड़। झाला रियासतें कितनी, 1। और अगर आपसे पूछा जाए जाट, इधर ले लेता हूं मैं, कि हमारे यहां पर जाट रियासतें कितनी, 2। तो जाट रियासतें हमारे यहां पर कितनी थीं, 2 रियासतें जाट रियासतें थीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यहां पर मुस्लिम रियासतें कितनी, तो मुस्लिम रियासत तो केवल कितनी थी, 1 रियासत मुस्लिम थी। तो मुस्लिम रियासतें कितनी थी, 1। देखना काउंट करके, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18 और लास्ट 19। कितनी रियासतें हो गई, 19 रियासतें हो गई। कितनी रियासतें हो गई, 19 रियासतें हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोहिलों की रियासतें कितनी, 5। गोहिलों की रियासतें कितनी, 5 रियासतें गोहिलों की थीं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोहिलों की कौन कौन सी थीं, 5 आपकी कौन कौन सी थीं, तो गोहिल का मतलब क्या है, मेवाड़। गोहिल का मतलब क्या है, मेवाड़। और मेवाड़ का वास्तविक अर्थ क्या है, उदयपुर। मेवाड़ का अर्थ क्या है, उदयपुर। तो उदयपुर से शुरू करते हैं। इन 5 में एक तो थी आपकी उदयपुर। उदयपुर से थोड़ा नीचे आते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर के साइड में आते हैं बांसवाड़ा। डूंगरपुर के पास में कौन है, बांसवाड़ा। और अगर पूछा जाए और कौन सी थी 2, तो एक थी शाहपुरा। एक कौन सी थी, शाहपुरा। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक और कौन सी थी, तो वो थी प्रतापगढ़। यहां जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। प्रतापगढ़। तो कितनी रियासतें हो गई, देखो 1 2 3 4 और 5। तो गोहिलों की कितनी रियासतें थीं, 5। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन आएगा निम्न में से एकीकरण के समय गोहिलों की रियासत नहीं थी। 3 इनमें से आएंगी, 1 बाहर से आएगी। क्वेश्चन ये आ सकता है एकीकरण के समय गोहिलों की कितनी रियासतें थीं, 5।
क्वेश्चन ये आ सकता है कि एकीकरण के समय निम्न में से गोहिलों की रियासत थी, तो 3 अलग आएंगी और एक किसकी आ जाएगी, गोहिलों की आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है आगे राठौड़ों की 3 कौन सी थी, राठौड़ कहाँ के थे, मारवाड़, राठौड़ कहाँ के थे, मारवाड़। तो मारवाड़ का मतलब है जोधपुर, बीकानेर, मुख्य रूप से मतलब तो यही है। मारवाड़ का मतलब क्या है, जोधपुर और बीकानेर। और जोधपुर बीकानेर के बाद में अगर मैं बात करता हूं, जोधपुर बीकानेर, और जोधपुर बीकानेर के बाद अगर मैं बात करता हूं तीसरी, तो वो थी किशनगढ़। वो कौन सी थी, किशनगढ़। आप चित्र शैली में पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली, भारत की मोनालिसा बनी ठनी, वो किससे संबंधित थी, किशनगढ़ से। और किशनगढ़ कहाँ पर है, किशनगढ़ कौन से शासकों की रियासत थी, राठौड़ों की। किसकी थी, राठौड़ों की। अगर आपसे पूछा जाए कि हाड़ा राजपूतों की जो 2 रियासतें हैं ये कौन सी हैं, तो हाड़ा का मतलब है हाड़ौती, हाड़ा का मतलब क्या है, हाड़ौती। तो हाड़ौती में आते हैं कोटा और बूंदी, आते तो 4 हैं, लेकिन हाड़ा राजपूतों की जो रियासत थी वो कौन सी थी, कोटा और बूंदी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए देवड़ा, बीच में रह गया, देवड़ा राजपूतों की रियासत एक थी, सिरोही। कौन सी थी, सिरोही। और अगर आपसे पूछा जाए यादवों की जो 2 थी वो कौन सी थी, तो भाई साहब यादवों की थी हमारे यहां पर 2। पहली जैसलमेर, पहली कौन सी, जैसलमेर। और दूसरी कौन सी, करौली। करौली में भी यादव थे, लेकिन जो दोनों यादव थे ये अलग अलग थे। ये कैसे थे, अलग अलग। जैसलमेर में जो यादव थे वो थे आपके भाटी, जैसलमेर में जो थे वो कौन से थे, भाटी। और अगर बात करें करौली में, तो करौली में थे जादौन। करौली में कौन से थे, जादौन ठाकुर थे, यानी जादौन यादव थे। करौली के जो यादव थे वो कौन सी शाखा के थे, जादौन शाखा के। लेकिन जैसलमेर के जो शासक थे वो किसके थे, भाटी शासक थे। आगे बात करते हैं कछवा की। तो कछवा की अगर मैं बात करता हूं तो पहली तो आपके माइंड में आ ही गई होगी, जयपुर। कछवाओं का शासन कहां पर रहा था, जयपुर में रहा था। तो पहली रियासत जयपुर। लेकिन दूसरा इसका पड़ोसी भी इन्हीं का था, अलवर। अलवर रियासत भी किसकी थी, कछवा शासकों की थी। इसके बाद बात करते हैं झाला। तो झाला से नाम याद अपने आप हो जाएगा, झालावाड़। झाला से क्या बनता है, झालावाड़। और अगर आगे बात करें तो एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। और राजस्थान में जाट रियासतें 2, जाट रियासतें कितनी, 2। एक भरतपुर और दूसरी धौलपुर। दूसरी कौन सी, धौलपुर। ये 2 रियासतें किसकी थीं, जाट रियासतें थीं। तो अगर आपसे पूछा जाए यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है वो क्लियर होगा कि नहीं होगा। इकाइयां मैंने क्लियर कर दी हैं आपकी सारी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको ये देख देख कर बोलना है। रियासतें कितनी थीं, 19। रियासतें कितनी थीं, 19। अगर मैं बात करूं रियासतों को क्या कहा जाता था, सलामी प्रदेश। क्या कहा जाता था, सलामी प्रदेश। सलामी प्रदेश का मतलब है सैल्यूट स्टेट। लेकिन ऐसी रियासतें जो सैल्यूट स्टेट में शामिल थीं लेकिन उनके लिए सलामी नहीं दी जाती थी, कितनी थीं, 2। कितनी थीं, 2। तो उनको कहा जाता है अपवाद। पहली कौन सी, शाहपुरा। दूसरी कौन सी, किशनगढ़। पहली कौन सी, शाहपुरा। दूसरी कौन सी, किशनगढ़। अपवाद कितने, 2। ऐसी रियासतें जो रियासत तो थीं लेकिन उनके लिए क्या नहीं थी, तोपों की सलामी।
क्या नहीं थी? तोपों की सलामी नहीं थी। ऐसी कितनी रियासतें थीं? 2, पहली शाहपुरा और दूसरी किशनगढ़। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि गोहिलों की कितनी रियासतें थीं? 5, एकीकरण के समय गोहिलों की रियासतें 5। राठौड़ों की कितनी? 3। राठौड़ों की कितनी? 3। अगर आपसे पूछा जाए कि हाड़ा राजपूतों की कितनी? 2। अगर आपसे पूछा जाए यादवों की कितनी? 2। अगर आपसे पूछा जाए देवड़ा राजपूतों की कितनी? 1। अगर आपसे पूछा जाए कछवा राजपूतों की कितनी? 2। अगर आपसे पूछा जाए झालाओं की कितनी? 1। और अगर आपसे पूछा जाए जाट रियासतें कितनी? 2। जाट रियासतें कितनी? 2। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में मुस्लिम रियासतें कितनी? केवल 1। मुस्लिम रियासतें कितनी? केवल 1। वो कौन सी थी? टोंक। वो कौन सी थी? टोंक। याद हुआ कि नहीं हुआ? हाथ की हाथ याद होता रहेगा। ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। ठीक है, अब पढ़ते हैं रियासतों से संबंधित कुछ तथ्य। रियासतों से संबंधित कुछ तथ्य जो हमारे फैक्ट हैं, सीधे आते हैं। फैक्ट ये आपके पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। जैसे राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, जैसे राजस्थान की सबसे प्राचीन राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत आप सभी को पता होगी, मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहीं के यहीं राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी? झालावाड़। देखो, एक आपका क्लियर है प्राचीन, दूसरा आपका क्लियर है नवीन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों के समर्थन से बनी राजस्थान में कितनी रियासतें? 3। अंग्रेजी समर्थन से बनी रियासत 3। देखो, शब्द पकड़ना, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंग्रेजी समर्थन से बनी रियासत, किससे बनी रियासत? अंग्रेजी समर्थन से बनी रियासत। अंग्रेजों ने नहीं बनाई, अंग्रेजों का समर्थन था तब बनी। तो अंग्रेजों के समर्थन से बनी रियासतें कितनी हैं? 3। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों ने कौन सी बनाई? 1। अंग्रेजों ने कौन सी बनाई? 1। वो कौन सी थी? झालावाड़। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासत कौन सी? झालावाड़। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे, अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत कौन सी? अब बड़ी भी 2 तरीके से होंगी। राजस्थान की क्षेत्रफल में बड़ी, किसमें बड़ी? क्षेत्रफल में बड़ी रियासत। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़। वो कौन सी थी? मारवाड़। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की क्षेत्रफल में बड़ी के स्थान पर हो जाएगा छोटी रियासत, तो आपका आंसर होगा शाहपुरा।
क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी? शाहपुरा। लेकिन यहीं अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की, राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर, अभी हमने कौन सी पढ़ी थी? क्षेत्रफल के आधार पर। अब कौन सी पढ़ रहे हैं? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी होगी? जयपुर। ये ऐसे फैक्ट हैं जो सीधे के सीधे आपके पेपर में पूछे जाते हैं और सीधे ही आएंगे, आपको केवल इनको याद करना है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, अंग्रेजों के समर्थन से बनी कुल रियासतें 3, लेकिन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासत केवल एक, कौन सी है? झालावाड़। राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर, और अगर पूछ लिया जाए सेम टू सेम राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर अभी पढ़ी थी हमने सबसे बड़ी, अब कौन सी पढ़ेंगे? सबसे छोटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। आपका आंसर क्या होगा? शाहपुरा। देखो, क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा। और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे समृद्ध रियासत, समृद्ध का मतलब क्या है? पैसे वाली। राजस्थान की सबसे समृद्ध रियासत, समृद्ध का मतलब क्या है? पैसे वाली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे समृद्ध रियासत या संपन्न रियासत अथवा पैसे वाली रियासत कौन सी? जयपुर। राजस्थान की सबसे समृद्ध रियासत कौन सी? जयपुर। अब जब बात हम समृद्ध की कर रहे हैं तो एक बात और कर लेंगे यहीं पर, राजस्थान की सबसे समृद्ध की जगह उल्टा क्या हो जाएगा? पिछड़ी। शब्द क्या होगा? पिछड़ी। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत, तो आपका आंसर होगा जैसलमेर। क्यों? देखो, जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत है जहां स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं हुआ, जहां स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं हुआ। जैसलमेर में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। जैसलमेर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने, मतलब व्यक्ति का मतलब है रियासत ऐसी थी जहां कोई ऐसी वो नहीं हुई, जहां के लोग अपने अंत तक, जब तक हम स्वतंत्र हुए तब तक भी अनपढ़ ही रहे, मतलब अपने लिए योग्य नहीं हुए, वो अपने भविष्य के बारे में निर्धारण ही नहीं कर सके। तो सबसे पिछड़ी रियासत कौन होगी? जैसलमेर। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट इसका, ये सीधे सीधे पॉइंट हैं। ले लिया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, अंग्रेजी समर्थन से बनी कुल रियासतें 3, अगर पूछा जाए अंग्रेजों द्वारा बनी रियासत 1, अगर पूछा जाए राजस्थान की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर, और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी रियासत कौन सी है?
शाहपुरा। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे समृद्ध रियासत कौन सी है, जयपुर। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी, जैसलमेर। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी है, जैसलमेर। आगे और भी पॉइंट हैं, जैसे फैक्ट चल रहे थे अपने। अगला फैक्ट है, राजस्थान की सभी रियासतों में से वह रियासत जिसने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। चलो अभी इतना कर लेते हैं, आगे अगली वीडियो में कुछ समय का ब्रेक लेते हैं।